पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिन बॉडीज़ का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिया हुआ है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं? जिन बॉडीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, उसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं, और उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। पहला है हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होता है? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब विधानसभा का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है। ठीक है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। समझे? कौन सा आर्टिकल कवर करता है? आर्टिकल 324। कॉम्पोजिशन कौन कौन होता है इलेक्शन कमीशन में? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ में क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इस टाइम पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अपने अपॉइंटेड, है ना? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे अपने अभी अपॉइंटेड, है ना? तो ये कौन फिक्स करता है ये टर्म, ये नंबर को? ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? तो इलेक्शन कमिश्नर एंड एवरीवन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? तो रिकमेंडेशन होता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 3 लोगों के रिकमेंडेशन पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है कमेटी जो बैठती है। ये कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि भाई आप इनको 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 अपॉइंट करो। ठीक है, समझे क्या? चलो आगे आ जाओ। अब इनका टर्म जो होता है वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि देखो इलेक्शन कमीशन टेन्योर हैज़ बिन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, समझा क्या? तो फिर आ जाइए, आगे आ जाइए। एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। वैसे क्या होता है, अप टू 6 ईयर्स होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज, जब तक वो 65 ईयर्स का एज अटेन ना कर ले। ठीक है, तो जब तक वो 65 साल के हैं, या तो 6 साल जो उनका मैक्सिमम टर्म होता है अभी। ठीक है, क्वालिफिकेशन नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी स्पेसिफाइड नहीं है, टर्म भी स्पेसिफाइड नहीं है। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर क्या है? रिमूवल। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कौन रिमूव कर सकता है? तो प्रेसिडेंट रिमूव करता है ऑन एडवाइस ऑफ सीईसी। सीईसी कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो सिक्योरिटी होता है टेन्योर का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके रिमूवल के जैसा प्रोसेस है पूरा। ठीक है, इम्पीचमेंट और जितना भी लंबा प्रोसेस होता है, उसे देखो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना मुश्किल है। आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना इजीली हटाया नहीं गया है, क्योंकि प्रोसेस डिफिकल्ट है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी हटाने का प्रोसेस वैसा ही है। ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाता है। किसके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे। ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, सेकेंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट जो है ये नॉट अलाउड। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, आगे का एम्प्लॉयमेंट, फर्दर एम्प्लॉयमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इलेक्शन कमिश्नर के रिटायरमेंट पे, वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको रोका नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, अब कुछ एडिशनल नोट्स हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स। ठीक है, कोई किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है, इसको समझना। ठीक है, एंड अलावेंस सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट। वही मैंने बोला कि कोई किसी के नीचे नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी वोट होते हैं। सो द नेक्स्ट इज यूपीएससी, है ना? सो यूपीएससी इसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो ये क्या करता है, तो रिक्रूटमेंट टू ऑल एंड सेंट्रल लेवल सर्विसेज के जो लाइक कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूट करता है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है। और क्या करता है, तो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, किस लिए, तो टू प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कवर करता है, तो आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, याद रखना। आर्टिकल 315 टू 323 यूपीएससी, आर्टिकल 324 विल बी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, गुड। चलो, कॉम्पोजिशन कौन कौन है, तो अपना चेयरपर्सन होता है और मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन होता है, तो फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फिक्स करता है जो मेंबर्स होते हैं। ऊपर इलेक्शन कमिश्नर कौन फिक्स करता था, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन के लाइक जो नंबर्स थे वो, तो प्रेसिडेंट के जो नंबर्स, प्रेसिडेंट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके जो नंबर्स कौन फिक्स करता है, तो वो प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूपीएससी के चेयरमैन को और मेंबर्स को। ठीक है, टर्म क्या होता है, तो टर्म अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना है तुमको ये, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ये मेंशन नहीं था टर्म। ठीक है, चलो, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अप टू 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, सो इसको स्टार मार्क करो। ठीक है, सो हाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन शुड हैव हेल्ड एन ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स इधर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट। ठीक है, तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी स्टेट में हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है वो कमीशन के, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल की सर्विस उनने करी होनी चाहिए। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है, तो कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मिसबिहेवियर क्या है, डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। तो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो रिमूव कर सकता है, तो और कब कर सकता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस है, अगर इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करती है और एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, तो ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे कि वो रिमूव करे। ठीक है, फिर क्या है, रेजिग्नेशन किसको देता है यूपीएससी, तो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स तो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, सेकंड अपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, जैसे कि ऊपर के केस में था तुम्हारा इलेक्शन कमीशन केस में। फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है, तो चेयरपर्सन जो होते हैं उनका अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं तो मे बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी बट नॉट अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब जिससे जो अदर मेंबर है वो चेयरपर्सन बन सकते हैं यूपीएससी के या किसी भी स्टेट पीएससी के। ठीक है, बट जो चेयरपर्सन होता है वो फर्दर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है अलाउड नहीं है, जो कि ठीक उल्टा है इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है, जब तुम इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के बाद जो तुम्हारा जो रिक्रूटमेंट करता है, जो तुम्हारा कैडर एलोकेट करता है, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड डिपार्टमेंट ही करते हैं ना। अब एडिशनल नोट्स क्या क्या है, तो रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे रिकमेंडेशन इनका, बट नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी मस्ट बी प्लेस बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, देखो पहली बात कि यूपीएससी का कोई भी लाइक एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, बट क्यों नहीं बाइंडिंग है, ठीक है, तो इसको जो है क्या कहते हैं कि कैबिनेट कमेटी जो है अपॉइंटमेंट की, ठीक है, उसको अप्रूव करना होता है, समझ रहे हो। और जो एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी की वो पार्लियामेंट के सामने वो रखते हैं, है ना, कौन रखता है, तो प्रेसिडेंट रखता है। ठीक है, अलॉन्ग विद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस ऑफ यूपीएससी वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो मतलब पार्लियामेंट ये लिख करके दे या बताए, समझ रहे हो, या एक्सप्लेन करे केस को कि क्यों यूपीएससी का जो एडवाइस है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, समझे, वेयर द एडवाइस ऑफ यूपीएससी वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक मेमोरेंडम लिया जाता है, समझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है। सो ऑब्वियसली बहुत सिमिलर है यूपीएससी से। ऑब्वियसली इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज उसमें करते थे, इसमें क्या करेंगे, स्टेट सर्विस में रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है। एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन द प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर, असिस्ट इन फ्रेमिंग रूल्स एंड अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस में जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी तुम्हारा एसपीएससी ही करती है, जैसे पीसीएसजे तुमने सुना होगा। ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 315 टू 323, ठीक है, सेम एज यूपीएससी। अब आ जाओ चेयरपर्सन और मेंबर्स, नंबर फिक्स्ड बाय गवर्नर। ऊपर कौन थे, प्रेसिडेंट जो थे वो चेयरपर्सन और मेंबर्स के नंबर फिक्स करते थे। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। ठीक है। फिर क्या टर्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है इनके टर्म अप टू 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज। ऊपर कितना था, 65 यूपीएससी के केस में। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम पॉइंट है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमीशन शुड हैव हेल्ड एन ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इधर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। हाफ ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए वो कम से कम 10 साल की नौकरी सरकार, भारतीय सरकार या राज्य सरकार में की होनी चाहिए। ठीक है। रिमूवल, तो कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ओनली। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है और रिमूवल जो है वो तुम्हारा प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है। रेजिग्नेशन ये किनको देंगे, तो गवर्नर को देंगे अगर रिजाइन करना होगा तो। यूपीएससी में किसको देते थे, प्रेसिडेंट को देने थे। इस चीज़ को समझना, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास पावर नहीं इनको रिमूव करने का, बट अगर ये रेजिग्नेशन देंगे तो वो गवर्नर को देंगे। ठीक है। रीअपॉइंटमेंट जो है वो नॉट अलाउड, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर आ जाओ फर्दर एम्प्लॉयमेंट, तो सेम मैन। सो एसपीएससी का जो चेयरमैन है ऑब्वियसली वो यूपीएससी का चेयरमैन या एज अ मेंबर अपॉइंट तो हो सकता है। ठीक है। या किसी और एसपीएससी का चेयरपर्सन अपॉइंट हो सकता है, जैसे कि बिहार का है अगर तो वो एमपी का हो सकता है, झारखंड का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, समझ लो। बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई और एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता। मेंबर्स का भी सेम ऐसे ही है, मे बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरपर्सन ऑफ एनी एसपीएससी, बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फिर आ जाओ रिकमेंडेशन ऑफ एसपीएससी जो है वो गवर्नमेंट पे जो है बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो एसपीएससी का है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्लेस किया जाता है और एक मेमोरेंडम स्टेट लेजिस्लेचर को लिख के देना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, लिख के नहीं एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा एसपीएससी के प्रपोजल को। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे आ जाओ। सो द नेक्स्ट इज़ फिनेंस कमीशन। ठीक है। फिनेंस कमीशन क्या करता है, तो एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, ग्रांटिंग एड एंड अदर मैटर्स प्रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फिनेंस। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है कुछ ऐसा टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो लिख करके देते हैं फिनेंस कमीशन को कि मेरे को इस पे आप रिपोर्ट बना करके दो। ठीक है। फिनेंस कमीशन जो फॉर्म होता है वो क्या करता है कि कैसे टैक्स को डिवोल्यूशन करना है, कैसे ग्रांटिंग एड देना है, ठीक है, किस तरीके से फंड का एलोकेशन होगा, ये सारी चीज़ें फिनेंस कमीशन करता है। कौन से आर्टिकल में कवर होता है, तो आर्टिकल 280। ठीक है। ऊपर के कौन कौन से आर्टिकल थे, तो यूपीएससी एसपीएससी थे 315 टू 323, एग्जैक्टली 324 कौन सा था, इलेक्शन कमीशन। वेरी गुड। 280 इज फिनेंस कमीशन। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो 4, एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 5 लोग हुए। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या है इनका अपॉइंट होने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथोराइज करा है पार्लियामेंट को टू डिटरमाइन दी क्वालिफिकेशन। तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है इनका क्वालिफिकेशन, किसने ऑथोराइज करा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथोराइज करा है कि पार्लियामेंट बताएगा टाइम टू टाइम। अब अकॉर्डिंग टू फिनेंस कमीशन एक्ट 1951 अब होता क्या है, जो चेयरमैन होता है इज़ अ पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। प्लस मेंबर इज इक्वल टू जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब क्या, जो मेंबर्स होंगे वो कम से कम जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे या कोई ऐसे पर्सन होंगे जो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक एलिजिबल होंगे। ठीक है। पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फिनेंस एंड अकाउंट में जो है किसी ऐसा इंसान
जिनका फिनेंस एंड अकाउंट में, सरकारी फिनेंस एंड अकाउंट में नॉलेज हो, जानकारी हो, ठीक है। पर्सन विद वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसा इंसान जिनका स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊँ, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नीचे की चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या ये है, ये एलिजिबिलिटी, बस जो मैंने ये हाईलाइट करा है इसको याद कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुमको याद करने की। अब आगे आ जाओ, ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री डील करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, इंपॉर्टेंट है, एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। परफॉर्म एडवाइजरी रोल ओनली एंड सबमिट्स इज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट कहाँ करता है, पार्लियामेंट के पास रखता है, विद अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। हर 5वें साल तुम्हारा ये फॉर्म होगा, कौन फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट फॉर्म करेगा, फिनेंस कमीशन। एडवाइजरी रोल सिर्फ इसका होता है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी रोल, ठीक है। जो रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को करेगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास रखेगा, पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि कोई ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर। फिर द नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच की कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखना, बनाए रखना, ठीक है। किस मामले में, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मामले में, ठीक है। तो इसमें सेंटर और स्टेट जो है ये जीएसटी काउंसिल में मिलते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर लाइक जो इनका वो होता है लाइक टैक्स रेट हो गया या कोई पर्टिकुलर डिसीजन होता है, उस पर इनकी मीटिंग होती है, फिर आगे बातें होती है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा कवर करता है, तो आर्टिकल 279A, कौन सा आर्टिकल, 279A। फिनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल था, 280। इलेक्शन कमीशन कौन सा था, 324। यूपीएससी एसपीएससी कौन सा था, एग्जैक्टली 315 to 323। अब देखो वोटिंग होती कैसे है ये समझो, ठीक है। तो वोटिंग कैसे होती है और मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो पहली बात यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फिनेंस के पास होता है 33% वोट, 33% वोट जो होता है वो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिनेंस और रेवेन्यू के पास होता है, ठीक है। जो फिर होते हैं स्टेट मिनिस्टर, स्टेट के सारे मिनिस्टर, ठीक है, जितने भी लाइक वो होते हैं ना, सीएम होते हैं, वो सारे भी बैठते हैं, ठीक है। सारे फिनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, सीएम की मीटिंग होती है, इवन फिनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं सारे स्टेट के वो बैठते हैं, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, फिर मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। और चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, ठीक है, ये एक परमानेंट इन्वाइटिंग है बट वोटिंग राइट इनके नहीं है, समझे क्या। फिर कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है जीएसटी काउंसिल को, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है। फिर चेयरपर्सन यूनियन फिनेंस मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन चूजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम द स्टेट। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, और डिसीजन मेकिंग होती है बेस्ड ऑन द 3/4 मेजोरिटी ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो 3/4 तुम्हारा वोट आता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो जो मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो जो तुम्हारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ही चलता है, क्योंकि उनके पास 33% ऑफ द शेयर है अकेले का, और ऐसे टोटल 28 स्टेट्स है, तो उनका सारा मिला करके तुम्हारा 77% शेयर है, तो ऑब्वियस है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का ही चलता है, ठीक है, समझा। कोरम क्या होता है, तो कोरम तुम्हारा 50% लोग जो है उस समय मौजूद होने चाहिए, मतलब 28 स्टेट्स है तो 14 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उस समय मौजूद होने चाहिए। सो अब नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सो अब होता क्या है कि फंक्शंस क्या होते हैं इनके, तो ये क्या करते हैं, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। अब क्या, ये वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। और बैकवर्ड क्लास का क्या होता है, तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, ठीक है। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338B। जीएसटी काउंसिल का कौन सा था, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अभी तुरंत कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा था, ठीक है। ये पीडीएफ
तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उधर से डाउनलोड कर लो, ठीक है, और रिवाइज करो। फिर क्या है कि चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, तीनों का सेम जो है वो कॉम्पोजिशन है। एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? तो तीनों को प्रेसिडेंट ही करता है, तीनों के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और तीनों मेंबर्स को, ठीक है। टेन्योर, तो कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होता है, डिटरमाइन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, करेंटली 3 साल है। सेम प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, 3 साल है फॉर शेड्यूल ट्राइब। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी टेन्योर क्या है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, 3 साल है। इट्स ईजी, ठीक है। अब पहले आर्टिकल 338 में है ना, देयर वाज प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल ऑफर फॉर SCs एंड STs, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। गवर्नमेंट सेटअप अ पैरेलल नॉन स्टैट्यूटरी multi-member commission in 1978 for SCs and STs. Government replaced special officer of SCs and STs with a high-level national commission for SCs and STs in 75 constitutional amendment of 1990. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा पहले स्पेशल ऑफिसर फॉर SCs एंड STs होते थे, ठीक है। बट 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने, कि नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs जो है वो इस्टेब्लिश किया, ठीक है। बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें इन्होंने जो कंबाइंड कमीशन था उसको बाइफर्केट कर दिया और नेशनल कमीशन फॉर SCs और नेशनल कमीशन फॉर STs, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर दिया, ठीक है, समझा। चलो फिर आगे आ जाओ। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है कौन, नेशनल कमीशन फॉर SCs, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर STs किस में आता है, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। फिर आ जाओ तुम्हारे कुछ रिमार्क्स। एनुअल रिपोर्ट ऑफ कमीशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो है कहाँ वो होता है, प्रेजेंट, तो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट रखता है पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट एंड फॉरवर्ड इट टू द गवर्नर हु प्लेस इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर विद मेमोरेंडम्स एक्सप्लेनिंग एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशन एंड एक्सप्लेनिंग द रीज़न फॉर एनी केसेज एंड नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस का जो भी केस होता है, एक मेमोरेंडम देना होता है पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, कि क्यों वो एक्सेप्ट किया गया है या क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका एक एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। वाइल इंक्वायरिंग इनटू स्पेसिफिक केस कमीशन हैज़ पावर सिमिलर टू दैट ऑफ सिविल कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई स्पेसिफिक केस में कमीशन के पास सिविल कोड जितनी पावर है, ठीक है, ये एक बारी देख लेना, है ना। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स इफेक्टिंग SCs या STs से रिलेटेड कोई भी लाइक मैटर होता है तो जो है तुमको देखना होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को उनकी एडवाइस या कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। सेम ऊपर के केस की तरह यहाँ STs के साथ भी है और सेम ये बैकवर्ड क्लासेस के साथ भी है, ठीक है। एक जगह देखो कवर हो गया। अब इसके लिए तुम क्या करते हैं कि जा करके लक्ष्मीकांत देखोगे, उसमें जो ये सेम 3 चीज़ें तुमको 10 पन्ने में दी हुई है, तुम समझ रहे हो, तो तुम 10 पेजेस पढ़ो, यहाँ पे तुम 2 मिनट में रिवाइज कर लोगे, क्यों। तो इस PDF बहुत इफेक्टिव PDF है यार, तुम आराम से यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो इट इन्वेस्टिगेट मैटर पर्टेनिंग टू द ग्रीवांसेस अराइजिंग आउट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और स्कीम टू सेफगार्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। ये ऑफिसर जो होता है ये क्या करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो ग्रीवांसेस है उनको जो है सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है और उनके जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 350B। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। देखो मोस्टली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, यहाँ पे तुमने देखा होगा केवल SP SC है जहाँ पे गवर्नर है क्योंकि वहाँ स्टेट का काम है, पर मोस्टली अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में ये देख लेते हैं क्या कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी होता क्या है, तो द एक्ट विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट और मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो उस एक्ट के थ्रू अगर किसी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है सेटअप हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। चलो
तो अपन पढ़ रहे थे ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस, लाइक टू दिस ऑफिस, ओके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इट वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग रिकमेंडेशन, किसका रिकमेंडेशन था? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन से 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1956 में, उससे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो सेटअप होता है अंडर आर्टिकल 350B, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद रखना कौन सा है? नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और किसका था? शेड्यूल कास्ट का, एग्जैक्टली। फिर ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन होता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से कैग, ठीक है। ये होता कौन है? तो ही इज एन हेड्स द ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट को हेड करता है ये, ठीक है, कैग। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 148, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 148, याद रखना। इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल था? अभी तुरंत बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, तुरंत 2 मिनट के अंदर, कौन सा आर्टिकल था इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट सब्सक्राइब टू ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, मतलब कि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है इसका, और ओथ भी जो है प्रेसिडेंट ही लेता है। फिर आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पास द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पार करा है पार्लियामेंट को कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगी कैग के लिए, ठीक है। तो कौन सा है? कैग एक्ट 1971, कौन सा? अप टू 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, इसका था, यूपीएससी का था, याद आया? सेम एज यूपीएससी। एसपीएससी का क्या था? कमेंट सेक्शन में बताओ तुरंत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया एसपीएससी का क्या था, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है? तो सेम प्रोसेस एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर डिजिग्नेशन किसको देते हैं? तो प्रेसिडेंट को देते हैं कैग, किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। एसपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स किसको रेजिग्नेशन देते हैं? वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाते हैं कैग के बारे में। तो कैग एक एजेंट होता है पार्लियामेंट का, क्या क्या करता है? कंडक्ट करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, ठीक है, और डिपार्टमेंटल ऑडिट्स करता है, ठीक है। और देख लो, कैग जो है वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, किसको करता है? तो प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देता है? तो पार्लियामेंट को, ठीक है। और पार्लियामेंट किसको देता है स्क्रूटनाइज करने के लिए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ्रेंड कहा जाता है किसको? कैग को। कैग कौन है? पैक का फ्रेंड, पैक बोले तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पैक का फ्रेंड है कैग, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। सो आर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। आर्टिकल कौन सा है? 76। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन सा आर्टिकल था? 148, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है? ये तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल मेंशन है। देखो मैं कमेंट सेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको रिकॉल हो चीज़ें, ये रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ठीक है। चलो आ जाओ, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अटर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कब तक होल्ड कर सकता है या टेन्योर कब होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लायक ये क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। रिजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। मिनिस्ट्री कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। पजेसर राइट टू ऑडियंस अक्रॉस ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। राइट टू ऑडियंस अक्रॉस ऑल कोर्ट इन इंडिया, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इन बोथ हाउसेज, बट राइट टू वोट नहीं होता इनके पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो राइट टू ऑडियंस होता है सारे कोर्ट्स में, इंडिया के सारे कोर्ट्स में। राइट टू स्पीक भी होता है इनके पास, ठीक है। और किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में ये पार्ट ले सकते हैं, दोनों ही हाउस के, ठीक है, बिना राइट टू वोट हुए, ठीक है। वोट, राइट टू वोट नहीं है इनके पास, बट ये किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल,
ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड नॉट डिबार्ट फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस। लाइक अगर ये लॉ ऑफिसर है, लाइक अगर खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नो इशू, ठीक है, क्योंकि ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो वेरी गुड। तो द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 165, ठीक है, वो थी पूरी कंट्री का अटर्नी जनरल, और ये कौन है? स्टेट का। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट का है तो गवर्नर, रेजिग्नेशन भी कौन? गवर्नर को देगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये याद करने का सिंपल तरीका, ये क्या था? मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होगा? तो स्टेट की बात है तो मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। होल्ड ऑफिस, यहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर पे गवर्नर जब तक चाहेगा वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। जो टर्म्स एंड सर्विसेज है वो गवर्नर डिसाइड करता है, ठीक है। अब सेम चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट राइट टू वोट, बिना राइट टू वोट के वो स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा के किसी प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सकता है। फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है गवर्नमेंट का, तो उसी लिए प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, डिबार्ड नहीं है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ ख़त्म होता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बहुत इजी हो जाएगा यार, 10 मिनट के अंदर तुम सब कुछ ही रिवाइज कर लोगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये दोनों को हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड पर्टेनिंग टू द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी सेफगार्ड्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल, ठीक है, तो वो एनएचआरसी और एसएचआरसी देखती है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि प्रेसिडेंट को देते थे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देता था, पार्लियामेंट जो है बताती थी क्या कि क्या करना है, लाइक अगर एक्सप्लेनेशन देते थे कि एक्सेप्ट करा या नहीं करा, समझे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं रिपोर्ट रिव्यू करने को, ठीक है। तो फिर क्या है, कौन सा एक्ट है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। भाई ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पता है क्या होते हैं? ये मोस्टली स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की मतलब हमने बता दिया। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या कि इस्टेब्लिश्ड लाइक बॉडीज इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में कवर होता है। मेंबर्स, तो चेयरपर्सन होता है, 5 अदर मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं 7, चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीडब्ल्यू, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीपीसीआर, एनसीएम एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिजेबिलिटीज़। अब मैं तुमको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना यार। पिछले 10-12 साल में मुश्किल से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से 1 से 2 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है याद करना, बस एक बारी देख लेना, मैं डॉट लगा देता हूँ, देख लेना बस। SC/SC के केस में क्या है, सॉरी SHRC के केस में क्या है कि चेयरपर्सन होता है और 2 अलग मेंबर्स होते हैं, लाइक टोटल 3 मेंबर्स की बॉडी होती है, ठीक है। अब NHRC में देखते हैं। NHRC में प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तुम्हारा लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज और यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट किनके कमेटी में। तो देखो सीन क्या होता है कि एक कमेटी बैठती है इन लोगों की, ठीक है, ये बैठी कमेटी, ये रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंटमेंट, बस इतना समझ लो। SHRC के केस में यहाँ सब प्रेसिडेंट कर रहा था, वहाँ सब गवर्नर करेगा। गवर्नर जो है तुमको क्या करेगा? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ CM, स्पीकर ऑफ SLA लाइक विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फॉर द स्टेट, ठीक है, समझा। चलो अब आगे आ जाओ। टेन्योर, तो अप टू 3 years और 70 years ऑफ एज, ठीक है, या तो 3 साल या तो 70 years, ठीक है। इस दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, है ना। इसमें कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी सर्विस का टेन्योर जो है डिटरमाइन करते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। सेम है अप टू 3 years और 70 years SHRC के भी केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट, चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड CGI और SC जज। जो चेयरमैन होना चाहिए वो मस्ट बी रिटायर्ड CGI या तो SC जज या CGI मस्ट बी रिटायर्ड होने चाहिए, लाइक CGI होना चाहिए, SC जज होना चाहिए रिटायर्ड। मेंबर्स कौन होना चाहिए? 2 मस्ट बी सर्विंग और रिटायर्ड SC जज,
2 मेंबर्स होंगे, या तो सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। 3 लोग ऐसे होंगे जिनको नॉलेज होगा या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा किसमें, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, विद एटलीस्ट अ वीमेन। इस 3 में एटलीस्ट एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, अब इनका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ हाई कोर्ट की बातें करेंगे। मेंबर्स रिटायर्ड और सर्विस जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज विद मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। कोई डिस्ट्रिक्ट जज है जो मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस है तो वो भी हो सकता है। अ पर्सन विद नॉलेज इन, एक इंसान विद नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब आगे आ जाओ। जो इनका रिमूवल है वो सिमिलर टू द मेंबर ऑफ यूपीएससी। सिमिलर टू द मेंबर ऑफ यूपीएससी मतलब कैसे, कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिमूव किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवाइस होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। सेम इन केस ऑफ एसएचआरसी। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूवल हो सकता है। रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो एनएचआरसी तुमको के जो मेंबर्स होंगे या चेयरमैन होंगे वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। एसएचआरसी के जो होंगे वो देंगे गवर्नर को। ठीक है, और आगे देखो, रीअपॉइंटमेंट अलाउड है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन एक टर्म खत्म हुआ लाइक 3 साल का, तो फिर अगले टर्म के लिए भी वो रीअपॉइंट हो सकते हैं जब तक उनकी एज 70 साल की ना हो जाए। ठीक है, बट फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, लाइक अगर तुम ह्यूमन राइट कमीशन के लाइक हो ऑलरेडी, तुम लाइक चेयरमैन या कोई मेंबर हो और तुम चाहो तो किसी और फील्ड में भी लाइक तुमको अपॉइंटमेंट हो जाए तो लाइक वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए अलाउड नहीं है, बट हाँ री अपॉइंटमेंट के लिए चलेगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। रिमार्क्स क्या है देख लेते हैं। एम्पावर टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पजेसेस पावर टू अ सिविल कोर्ट। देखो एक सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है इनके पास। ठीक है, एनएचआरसी और एसएचआरसी के पास। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स प्रोसीडिंग इट कैन ओनली टुक मैटर्स या ओनली लुक इनटू मैटर्स विद इन 1 ईयर ऑफ देयर अकरेंस। इट कैन ओनली लुक इनटू द मैटर विद इन 1 ऑफ देयर अकरेंस। मतलब कोई ऐसा लाइक कुछ सीन हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, ठीक है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर तक जो भी लाइक मैटर होगा वो एनएचआरसी देख सकती है डायरेक्टली। ठीक है, और इट रिकमेंड्स द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ड्यू एक्शन। और गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि भाई आप कुछ एक्शन लीजिए। ठीक है, बट वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्ट करेगी। ठीक है, बट होता क्या है कि इट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको एक्शन जो भी लिया है गवर्नमेंट ने, हाँ या ना जो भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मैटर जाएगा। ठीक है, अगर एनएचआरसी नहीं लेती है तो। फिर एसएचआरसी कैन इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर है उस पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उस पर इंक्वायर कर सकती है। ठीक है, किस बेसिस पे, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, और ये क्या बोलता है ये एक्ट, तो इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट विद कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। समझ गया? तो ये एक्ट बोलती है कि एक ह्यूमन राइट कोर्ट जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग आरटीआई प्रोसेस। जो तुम आरटीआई करते हो ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, तो जो भी तुम कंप्लेंट फाइल करते हो आरटीआई के वेबसाइट पे जा करके, तो उसमें ये इंक्वायर करते हो। एंड रिस्पॉन्स पर्टेनिंग टू द ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएसयूज एटसेट्रा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन करती है। स्टेट क्या करेगी, तो अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जब इंक्वायर करेगी तो इसका पावर होगा सिविल कोर्ट का। ठीक है, और जब ये करेगी तो इसके पास भी पावर होगा सिविल कोर्ट का। समझ गए? बट ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करेगी। कौन सा एक्ट, तो आरटीआई एक्ट 2005। मैंने बताया था ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मोस्टली ये स्टैट्यूटरी होती है, इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स।
ठीक है। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके साथ में अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, इसमें करेंगे गवर्नर। ठीक है, CIC में करेंगे प्रेसिडेंट, SIC में करेंगे गवर्नर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एक कमेटी यहाँ भी बैठेगी, कौन कौन, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो कमेटी होती है, लाइक कमेटी एक बनती है PM, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, ये कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट जो है तुम्हारा अपॉइंट कर लेगा। यहाँ गवर्नर होगा, गवर्नर में सेम चीज़ होगी, यहाँ पे CM होगा, अपोजिशन का जो तुम्हारा वो है लेजिस्लेटिव असेंबली अपोजिशन का जो लीडर होगा वो होगा, और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एक बंदे को नॉमिनेट करेगा, इस तरह PM एक बंदे को नॉमिनेट करेगा। तो इन केस में क्या होगा, गवर्नर को जाकर के ये लोग बोलेंगे कि भाई इसको नॉमिनेट कर दो, लाइक इसको लाइक चूज़ कर लो, और गवर्नर जाके भाई चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब टेन्योर जो है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। तो टेन्योर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक बोलेगी, जिस हिसाब से बोलेगी उस हिसाब तक, ये नया अमेंडमेंट ही आया हुआ है, पहले ये नहीं था, ये नया अमेंडमेंट आया। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से प्रिस्क्राइब करेगी उस हिसाब से टेन्योर रहेगा अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, 65 ईयर्स। सेम इसमें भी एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, पहले ये नहीं था, बट ये नया लाइक ये आया हुआ है ये अमेंडमेंट। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो ऑब्वियसली यार बहुत नॉलेज वाला इंसान ही होएगा। तो पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है याद करना, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, देखो मैं अंडरलाइन भी नहीं करूँगा, इसको नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। और सेम चीज़ है यहाँ पे तुम्हारा, सेम है। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोनों का बहुत इजी है यार। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल याद करना सबसे इजी है, लगता है इतना टफ है भाई। ये 80 पेजेस है अराउंड तुम्हारा इसमें, पॉलिटी की किताब में अपने। ठीक है, 80 पेजेस और 2 मिनट 10 मिनट में याद होता है ये। ठीक है, चलो। कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन टू एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी मिसबिहेवियर, ओनली अपन बाइंडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। सेम UPSC का केस जैसे था, है ना, कि प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है। कब रिमूव करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, जैसा एडवाइस करेगी वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैन बी रिमूव बाई गवर्नर। गवर्नर कैसे करेगा, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवाइस वो बाइंडिंग है आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो मैंने हाईलाइट कर दिया, एग्जैक्टली यही चीज़ें पूछेंगे। अब तुम अंदर जाके मॉरल ट्रेपिट्यूड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, समझे। रिजिग्नेशन किसको देंगे, तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, ये लाइक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रेसिडेंट को देंगे, SIC तुम्हारे गवर्नर को दे देंगे। रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है इनमें, रीअपॉइंट नहीं हो सकते, दोनों ही नहीं हो सकते। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होएगा, समझ लो। देखो इस तरीके से चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में ने क्या करा, इन्होंने क्या किया कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इनका लाइक टेन्योर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो क्या करा है, ये कोई एज प्रिस्क्राइब ही नहीं करा है, कोई टर्म प्रिस्क्राइब ही नहीं करा है। एज तो 65 ईयर से वो हटाओ, बट लाइक कोई टर्म लाइक कोई साल वाल तो प्रिस्क्राइब नहीं करा है। तो जितने दिन चाहे उतने दिन तक इनको तुम रख सकते हो, कोई भी लाइक अपना बंदा ऐसा रख लो, ठीक है। और फिर बाद में क्या करा यहाँ पे कि नॉट अलाउड कर दिया रीअपॉइंटमेंट। तो रीअपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है, एक बंदे को जितने दिन चाहो उतने दिन तक रखे रहो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही चल रहा है RTI में भाई, देख लो। अब RTI के तो भाई अब तो आंसर्स भी नहीं आते। हमने एक दो RTI डाला था कुछ दिन पहले, एक लाइक फीस वो बढ़ा था ना, फीस हाइक को लेकर के कुछ, तो वो RTI आज तक रिस्पॉन्स ही नहीं आया, वो 4-5 महीने हो गए, ठीक है। यही चल रहा है उधर, ठीक है। चलो हटाओ वो सारी बातें। कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। CIC has suo moto power to order inquiry into matters if there are found reasonable grounds, submit its report to central government which places it before the parliament, ठीक है। तो CIC के पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास suo moto पावर है। क्या पावर है, टू ऑर्डर इंक्वायरी इनटू मैटर्स इफ़ देयर आर फाउंड रीजनेबल ग्राउंड्स, ठीक है। कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड दिखता है तो उस पर तुम इंक्वायरी बिठा सकते हो या कर सकते हो। अपने रिपोर्ट को ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में रखती है।
पहले क्या होता था कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट को देते थे, प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट पे रखता था। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात चलेगी। यहाँ सेम SIC सुओ मोटो पावर है इंक्वायरी करने के लिए, सबमिट कर किसको करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर पे प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, अब आ जाओ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन एलिगेशन। तो प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन एलिगेशन, जो करप्शन एलिगेशन होती है, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, CVC जो है, वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कैसे ये तुम्हारा इस्टेब्लिश होती है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं इसमें। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। एक कमेटी होती है, कमेटी में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली जैसे हमेशा से करते आए हैं, रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, क्या टेन्योर है, तो अप टू 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, 4 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 65 ईयर इनका एज हो सकता है। ठीक है, अब क्या है आगे कि रिमूव्ड कैसे होगा, तो जैसे CIC को रिमूव करते थे उस तरीके से, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जैसे रिमूव करते थे, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बैठाएगी, जो भी लाइक एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगा और प्रेसिडेंट जो उसको रिमूव कर सकता है। समझे क्या, चलो आगे आ जाओ। रिजिग्नेशन किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे, जब उनको रिज़ाइन करना होगा प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन दे देंगे। फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए ये नहीं जा सकते, इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ठीक है, अब आ जाओ, इनिशियली स्टैब्लिश थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ संतानाम कमेटी। ठीक है, तो संतानाम कमीशन जो है उनके रिकमेंडेशन पे जो है इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कौन सा कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, सांतानाम कमीशन। सो नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इट एक्ट एज अ मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड असिस्ट CVC एंड लोकपाल इन दियर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है CBI, है ना, और ये असिस्ट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट इसका ये देखो इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। ठीक है, क्या अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल डिराइव्स इट्स पावर कहाँ से आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना, इस्टेब्लिश नहीं, इस्टेब्लिश ये कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, इस्टेब्लिश किसी एक्ट के अंदर नहीं हुआ है, ये पावर डिराइव करता है बस दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। ये एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल का, इतना बस समझना है तुमको। ठीक है, अब आगे आ जाओ। डायरेक्टर ऑफ CBI, नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, DIG, SPs एंड अदर पुलिस पर्सनल, इनके जो है वो होते हैं मेंबर्स। ठीक है, अब तुम भी ऐसा, जब तुम IPS बन जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है तुम भी डायरेक्टर बन जाओ भाई CBI के, क्यों, तो यही सीन है। ठीक है, ये याद करना ज़रूरी नहीं है, नहीं पूछेंगे। ठीक है, जो पूछेंगे वो हमने स्टार मार्क कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर कहाँ से डिराइव करेगा, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। ठीक है, ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ इस एक्ट से, इस चीज़ को बहुत याद रखना, बहुत ही ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। फिर डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसका होगा, तो कमेटी अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एक्ट 2014। कौन कौन रहता है कमेटी में, तो PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, CGI या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 3 लोगों की कमेटी होगी। ये कमेटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा। ठीक है, अब टेन्योर देख लो। टेन्योर है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू CVC एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ 2 years ऑफ टेन्योर विद एलिजिबिलिटी टू बी रिअपॉइंटेड थ्राइस। ठीक है, तो जो सेंट्रल विजिलेंस अपना कमीशन है उसके एक्ट के तहत में 2 साल का टेन्योर सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, और 3 बार तक ये रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, 3 बार तक इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। समझे, चलो अब आगे देखते हैं। आगे आ जाओ, ये आते हैं कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। और आगे देख लेते हैं, एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांतानाम कमेटी। ठीक है, ये भी जो है सांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है इस्टेब्लिश हुए थे। और कौन सा कमीशन है जो सांतानाम कमेटी के
रिकमेंडेशन पेज इस्टेब्लिश हुआ है, कमेंट सेक्शन में मेरे को तुम बताओगे, ठीक है। यू हैव टू टेल मी। इट लुक्स इनटू क्राइम्स रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म, ठीक है। तो लाइक जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें ये देखता है, ठीक है। बस इतना जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सबको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एनडीएमए के, इसको याद रखना है तुमको। कौन प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एनडीएमए के, ठीक है। अप टू 9 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए। मतलब कौन? तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो नॉमिनेट करेंगे और अप टू 9 मेंबर्स, ठीक है, वो तुम्हारे एनडीएमए में तुम्हारे मेंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ही जब चेयरमैन है तो फिर उसको अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर को अभी क्या होंगे, अपने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने एनडीएमए के तुम्हारे वो हैं चेयरमैन है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन होता है, ठीक है। इसके पहले मनमोहन सिंह थे, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब आ जाओ एनडीएमए का कॉम्पोजिशन कैसे होता है। ये एसडीएमए का, हाँ एग्जैक्टली, एनडीएमए और एसडीएमए दोनों होता है। तो दोनों लाइक सिमिलर ही ऑलमोस्ट, कैसे अपन एनएचआरसी और एसएचआरसी पढ़ रहे थे ना, उस तरीके से यूपीएससी एसपीएससी था, उसी तरीके से एसडीएमए भी लगभग सेम ही है। इसमें कौन होगा? तो सीएम तुम्हारा चेयरमैन हो जाएगा, जैसे इसमें पीएम है, ठीक है। गुड, चलो और कौन कौन होता है? तो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। फिर अप टू 8 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? सीएम करेगा। फिर इसी तरीके से जैसे एसडीएमए होता है उसी तरीके से तुम्हारा डीडीएमए होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये कौन होगा? जो कलेक्टर या डीएम होंगे, जो तुम बन के जाओगे तो तुम जो एनडीएमए के वो हो गए चेयरमैन हो गए, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए, ठीक है। और तुम्हारा जो सेम चीज़ें हैं कि और कौन कौन होगा, तो एसपी, सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और अप टू 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इतने लोग होंगे तुम्हारा जो डीडीएमए के तुम्हारे वो होंगे मेंबर्स होंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जानना डीडीएमए के बारे में, एसडीएमए एक बार देख लेना, एनडीएमए का कॉम्पोजिशन देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कौन चेयरमैन होता है क्वेश्चन पूछ भी चुका है पहले। चलो अब आगे आगे जो लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट है हमारा लोकपाल, ठीक है। लोकपाल को क्या कहते हैं? ओम्बड्समैन भी कहते हैं। अगेन द टायरनी ऑफ ऑफिशियल डॉम। देखो यार, जब बहुत ऐसा करप्शन का टाइम था उस टाइम पे, तो अन्ना हजारे का नाम तुमने सुना होगा कि वहीं से तुम्हारा अरविंद केजरीवाल भी निकल के आया है, आप पार्टी वहीं से निकल के आई है, ठीक है। तो अन्ना हजारे ने इसके लिए लड़ाई करी थी, ये लोकपाल और लोक आयुक्त बिल के लिए, ठीक है, कि करप्शन को हटाया जाए, ठीक है, और इस बिल को पास किया जाए। बट आज तक इस बिल को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। वो होती है, हर बार बात होती है, होगा बट वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा एक्ट है, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट, ठीक है। चेयरपर्सन होता है, अप टू 8 मेंबर्स होते हैं, 50% शैल बी ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड 50% मस्ट कम फ्रॉम द SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वीमेन, ठीक है। तो 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और 50% जो होते हैं कम से कम तुम्हारा SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या वीमेन बैकग्राउंड से होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि क्यों नहीं होता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। बट एक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? तो पीएम है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा है, ठीक है, सिटिंग सीजीआई है, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एमिनेंट जूरिस्ट है। अब देखो लोकपाल के अंडर में पीएम भी आते हैं, ठीक है। लाइक पीएम भी कोई करप्शन करता है या कुछ ऐसा चार्जेस ऐसे तो लोकपाल के अंदर पीएम भी आता है, ये सभी आते हैं। और जो इसके अंडर में आता है वही अगर अपॉइंटमेंट करने को बैठ जाए तो फिर कैसे ही होगा? तो समझ लो सिलेक्शन कमेटी तो वही है ना, ठीक है। जो लाइक तुम अगर जिस चीज़ में तुम दोषी पाए जाओ और उसी का अथॉरिटी, उस बॉडी का अथॉरिटी तुमको ही दे दिया जाए तो ऑब्वियसली तुम कैसे फंस चल सकते हो कभी उस चीज़ में, ठीक है। तो लाइक ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ कभी आएगी नहीं, ठीक है। तो उसलिए ये हमेशा अच्छे से लाइक ये काम ही नहीं करता कभी, ठीक है। तो यही सिलेक्शन कमेटी जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट जो है तुम्हारा अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल, लोकपाल के परव्यू में कौन कौन है? मैंने अभी पहले बताया,
पीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल ग्रुप ABCD, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी, ठीक है। इट कैन नॉट टेक अंडरटेक एक्शन सुओ मोटो, जो लोकायुक्त है, ठीक है, उसमें सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। अब लोकायुक्त जो है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है, तो स्टेट टू स्टेट जो है उनकी कॉम्पोजिशन और फंक्शन वेरी करते हैं, ठीक है। और लोकपाल का तुम समझ लो क्या, पीएम, मिनिस्टर, एमपीज, ठीक है। तो यार वही मैं बोल रहा हूँ, जब खुद यही इनके परव्यू में है, ठीक है, इनके ऊपर ही चार्जेस को देखना है और यही सिलेक्शन कमेटी में भी है, तो फिर कैसे ही होगा, ठीक है। चलो, ये जो PDF है तुम टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाना, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हम प्रीलिम्स के लिए फ्री गाइडेंस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, द प्री बैटल, तो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है, आओ इसको ज्वाइन करो। डेली उधर अपन 5-5 MCQs भी करते हैं, अपने एग्ज़ाम तक 600 से ज़्यादा MCQs कर लेंगे, ठीक है। सो आ जाओ, ज्वाइन करो, तुम PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।